तो कांग्रेस ने एमपी में अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस ने जयेश जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत को टिकट काटते हुए सोलंकी को टिकट दिया है। सोलंकी को टिकट मिलने की खुशी में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आतिशबाजी भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि सेंधवा का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है और क्योंकि यहां से कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हुए सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस ने जयेश जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत का टिकट काट दिया है और ऐसे में अब सोलंकी को टिकट दिया गया, जिसके तहत सोलंकी समर्थकों में खुशी की लहर। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी इजहार खान की ओर, जो कि अभी फिलहाल भोपाल के कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हैं। ऐसे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भोपाल कांग्रेस ऑफिस में कैसी हलचल। इजहार, बिल्कुल, देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ऑफिस जो है अभी सन्नाटा पड़सा हुआ है। कल ही रात को कांग्रेस ने अपने 88 प्रत्याशियों की सूची जारी करी है, जिसके बाद अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि जो नाराज़ हैं, जो खफा है, उनके आने का सिलसिला शुरू होगा कांग्रेस में। फिलहाल 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही। अगर हम बात करें 229 विधानसभा सीटों की जो कांग्रेस ने अभी तक घोषित की है, तो पहली सूची में 144 में से करीब 4 से 5 जगहों से विद्रोह, बगावत या फिर नाराजगी की खबरें आई थी। वहीं अब जो कल रात को 88 लोगों की सूची जारी की गई है, तो उसमें से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो विरोध के स्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा जगहों से इस तरह की सूचना नहीं आ रही है। इक्का दुक्का जगहों से इस तरह की सूचना आ रही है कि टिकट को लेकर भेदभाव किया गया है, टिकट को लेकर लोगों में नाराजगी है। लेकिन 9 बज चुके हैं और कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी बिल्कुल, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हलचल रात में ही मचा दी गई थी और अब हलचल प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है। ऐसे में अब अगर ये जो टिकट जारी की गई है, लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट के बाद समीकरण को समझा जाए तो किस तरह के समीकरण बैठाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस द्वारा की गई? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में लगातार सरप्राइज वाले काम देने के काम कर रही है। पहली सूची जारी की जाती है सुबह 9:09 पर, जब लोग सो के नहीं उठते, कई लोग नींद के आगोश में होते हैं, कई लोग आंखें मल रहे होते हैं। ऐसे में सूची जारी होती है और हड़कंप की स्थिति मच जाती है। हर कोई अफरा तफरी में दिखाई देता है। फिर दूसरी सूची जारी की जाती है जब रात में लोगों के सोने का समय हो चुकता है या फिर लोग सो चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली सूची जो कांग्रेस अल सुबह जारी करती है, दूसरी सूची को रात में जारी करती है। कांग्रेस हर मोर्चे पर विचार विमर्श कर रही है। उसके फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाए, सर्वे के आधार पर उनको चुना जाए। उसके बाद अब कांग्रेस का पार्ट 2 स्टार्ट होगा, जिसमें डैमेज कंट्रोल है। डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी गई है। जिस तरह से कर्नाटक में टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों को मनाया गया था, डैमेज कंट्रोल किया गया था, उसी कर्नाटक पैटर्न को मध्य प्रदेश में दोहराया जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेता ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है और आज के बाद से वो और शुरू हो जाएंगे। लगातार जो नाराज नेता हैं उनको मनाने का दौर शुरू है। हमने देखा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में एक और चीज शामिल की है, विधान परिषद का गठन किया है। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए भी जो नाराज नेता हैं, जो इनको लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा टिकट होना था, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, उनको आश्वासन दिया जाएगा। इसके अलावा निगम मंडल है, कई तरह के बोर्ड हैं, उनमें नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिला के कांग्रेस ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसकी फर्स्ट स्टेप थी टिकट वितरण का और अब वो अपनी सेकंड स्टेप में जुट गई है। उसकी सेकंड स्टेप जो है वो है नाराज नेताओं, कार्यकर्ताओं को मनाना। जी बिल्कुल बिल्कुल इजहार, और यहाँ पर समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है और इसी समीकरण को किस तरह से साधा जा रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये लिस्ट जारी होने के बाद काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। 3 नाम जो बदले गए हैं उसको लेकर काफी चर्चाएं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर 3 नाम क्यों बदले गए? ये देखिए, जो है दतिया में बहुत लंबे समय से जो है राजेंद्र भारती संघर्ष कर रहे थे और जनता में उनके प्रति जो है एक बहुत ही सिंपैथी का भाव है। और जो टिकट उनकी बदली गई है वो जनता का जो है वोटर का, मतदाता का प्रेशर बहुत तगड़ा था।
दिल्ली तक जो है 40-50 गाड़ियां लेके जो है समर्थक वहां पर पहुंचे थे। और इस पर विचार करने के बाद, चूंकि उनके साथ उन्हें बहुत सताया गया है हम्म। और वो एक सफरर हैं, वो पीड़ित हैं, हम्म। और जो है लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे चुनाव या चुनाव के बाद। हम्म। इसलिए उनको जो है उसको विचार किया गया, और विचार करने के बाद पार्टी ने उसको महत्व बिल्कुल, दिया। महत्व देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। देव श्रीमाली जी, अगर आपकी ओर रुख करूं और ग्वालियर चंबल की बात की जाए, क्योंकि 6 नेताओं का टिकट काटा गया है, जिनमें से 3 ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, आखिर क्या कुछ मुख्य वजह हो सकती है? एक सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि 50-60 गाड़ियों से गए थे वहां से, तो अगर जिन लोगों के पास 50-60 गाड़ियां ले जाके कार्यकर्ता ले जाने वाली क्षमता नहीं है, फिर उनका टिकट काट दिया जाएगा, जैसे कि वो खनिया दाना के राजा साहब के लड़के का काट दिया गया, शैलेंद्र सिंह का। तो क्या यही क्राइटेरिया है क्या? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग आपके साथ भरोसे पे आए थे, चाहे वो अवधेश नायक हों, चाहे वो शिवपुरी के वीरेंद्र रघुवंशी हों, या 2 और जैन लोग वहां पहुंचे थे आपकी पार्टी में, अपनी पार्टी को छोड़ के शामिल हुए थे, तो उनकी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन गई कि भाई वो ना तो उनको टिकट मिला और ना वो रेस में रहे। तो अब ऐसे लोग पार्टी पर क्या भरोसा करें? जैसे आपने कहा कि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, सफरर रहे, तो राकेश बावई जिसका टिकट काटा गया है, वो तो सिंधिया जी के नजदीक होने के बाद जिला अध्यक्ष थे, और उसके बाद भी आपके साथ रहे थे, और अब उनका टिकट काट दिया गया। देखिए, ये जो टिकट काटने न काटने की जो स्थिति है, जो ये विनेबिलिटी के आधार पर इस पर तय है। और जो लोग हमारे पर विश्वास करके पार्टी में आए हैं, उनके पार्टी में उन्हें और बहुत सारी जगह मिलेंगी। पार्टी तो अभी शुरू हो रही है, चुनाव हो रहा है, आजकल सरकार बनती है तो सरकार में बहुत सारे स्थान होते हैं। जो है अभी विधान परिषद का प्रस्ताव मध्य प्रदेश की सरकार से वैसे ही पास है, और 2019 में भी हमने इसको जीवित करने का प्रयास किया था, बैठ के उस पर हुई थी कि जो है विधान परिषद बनाई जाए। बहुत सारे अवसर सामने हैं, किसी व्यक्ति की अवमानना इसमें थोड़ी है। इसमें तो पार्टी आज जो है सरकार बनाना चाहती है, सरकार बनाने की स्थिति कैसे निर्मित होगी, इसके लिए विचार विमर्श है। 25 जगह उसकी बात है, इसका ना गाड़ियों से संबंध है, ना प्रेशर से संबंध है। सभी जानते हैं कि जनता के अंदर ये वातावरण था कि दतिया की टिकट जो है बदलनी चाहिए, मतदाताओं के बीच में था। जो लोग बीजेपी के लोग हैं उनके बीच में भी था। बीजेपी मिठाई बांट रही थी वहां पर, तो जो उसका रिएक्शन तो निश्चित रूप से होगा। तो भूपेंद्र जी, इतने दिन के सर्वे का फिर क्या हुआ था, जब 4 दिन की मिठाई बांटने को ही हमने आधार बना लिया? एक तरफ हम कह रहे थे कि कमलनाथ जी बार बार कहते थे कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, तो 4 दिन में सर्वे कैसे बदल सकता है? नर्मदा प्रसाद प्रजापति 4 दिन पहले अलोकप्रिय हो गए थे, तो उनकी जगह दूसरे को टिकट दिया गया था। राजेंद्र भारती की जगह बीजेपी से आए हुए नेताजी को टिकट दिया गया था। और 4 दिन में अगर बीजेपी की मिठाइयां बंटने से देखने लगे, तो फिर ये मतलब एकदम कैसे होगा? सर्वे में अपन क्या कर रहे थे? सर्वे तो फिर बेकार ही थे तरह से। सर्वे जो है करने वाले लोग जो होते हैं, वो एक निजी कंपनियां होती हैं। उसमें आप क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 100% परफेक्ट होता है? एक आध दो जगह कहीं त्रुटियां भी हो सकती, उनको जो है मानवीय त्रुटियां मान के स्वीकार भी किया जाता है, उसी के लिए उन पर पुनर्विचार किया जाता है। तो वो जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सर्वे जो है, सर्वे के आधार पर 80% अगर टिकटें गई हैं और उसके आधार पर जो है 60% स्ट्राइक रेट आता है, तो इसका मतलब है कि कहीं 20% त्रुटियां होती हैं। ये तो करने वाले तो दूसरे लोग ही होते हैं, दूसरी एजेंसियां होती हैं। तो इसको जो है एकदम ऐसे ये मान शब्द पकड़ लेना, ये मतलब मैं उचित नहीं मानता हूँ। जो निर्णय होते हैं वो इस आधार पर होते हैं कि पार्टी के जो अवसर हैं ज्यादा से ज्यादा कैसे मजबूत हो सकते हैं, कैसे जो होते हैं उसकी रिएक्शन, कहीं पब्लिक की रिएक्शन आई है, कहीं पार्टियों की रिएक्शन आई, कहीं कार्यकर्ताओं की रिएक्शन आई, कहीं मतदाताओं की रिएक्शन आई। उन प्रतिक्रियाओं को देखकर जो उचित लगा वो निर्णय लिए गए। तो अभी ऐसे कितने और निर्णय होने वाले हैं जिनमें अब तो अब कोई अवसर है नहीं। अब तो जो है समझिए कि अब तो बीजेपी के सामने सीट आने दीजिए,
और बीजेपी क्या सीट सामने लेकर आती है उसके आधार पर कहीं कहीं अगर कोई होगा तो भी विचार हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। ये हमारी फाइनल सूची है। हम क्या माने, वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, मैं इस संबंध में तो मेरे हाईकमान ही कुछ बोल सकता है, मैं इसके लिए ना अधिकृत हूँ और ना मैं उन चीजों को जानता हूँ। इसमें तो जो है आदरणीय कमलनाथ जी, हमारा हाईकमान, या हमारे दिग्विजय सिंह जी या सुरजेवाला जी का बयान ही इस पर उचित होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना अस्मिता, कहीं कई बड़ी बातें कही गई है। अब क्योंकि सर देव सर आपने कई सवाल ऐसे पूछे, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं लोगों के बीच, और ऐसे में आपको भी ये इस बात की बखूबी जानकारी है कि जनता आखिर क्या सोचती है। और अगर हम इस पूरे लिस्ट को देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल वो अंचल है जहां से 6 लोगों के नाम काटे गए हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा 3 लोगों के नाम काटे गए हैं। और ऐसे में किस तरह से यहाँ पर समीकरण बैठाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई है, ये भी जानना बहुमूल्य है। ये निश्चित तौर पर ये समीकरण बिठाने की कोशिश तो की ही गई है, क्योंकि अगर जैसा कि अस्मिता पता है कि मध्य प्रदेश में 3 नाम बदले गए हैं और 3 ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। एक दतिया से बदला गया है और एक जो है शिवपुरी से, पिछोर से बदला गया है। तो थोड़ा सा संतुलन करने की कोशिश ऐसे की गई है कि केपी सिंह जी जो कई बार विधायक रह चुके थे पिछोर से, वो छत्री समाज से आते हैं और उनको शिफ्ट किया गया है आपके शिवपुरी में, है ना। और उसके बगल वाली उनकी जो सीट थी वहां से भी शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, जो खनिया दाना राज परिवार से आते हैं। तो दोनों ही बुंदेला ठाकुर है और दोनों ही अगल बगल की सीटों पर अगर एक जाति को टिकट दिया जाता तो निश्चित तौर पर संतुलन गड़बड़ा रहा था। और ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ जगह पे, जैसे ग्वालियर में है, भिंड में है, पिछोर में है, लोधी समुदाय के वोट हैं, तो उसका संतुलन बिठाने के लिए कि भाई भले ही वहां जो स्थिति बने बने, लेकिन बाकी जगह के लोधी समाज के वोटों का एक संदेश जाए कि नहीं, पार्टी ने ख्याल किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाकी तो भूपेंद्र जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मुझे लगता है कि इससे ये संतुलन करने की कोशिश की गई है कि हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग में जो लोधी वोटर है उनके लिए भी जातिगत आधार पर हमने जो है एक टिकट दिया है और लोधी समाज की भी कोई उपेक्षा नहीं हुई है। जैसे बीजेपी ने भी एक लोधी को दिया तो कांग्रेस ने भी एक लोधी को दिया, तो कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसी प्रकार से हम अगर दतिया की सीट बदलने की बात कहें तो निश्चित तौर पर राजेंद्र भारती ने एक कद्दावर नेता के रूप में पूरे समय लड़ाई लड़ी है, बल्कि निजी स्तर पर भी इसका खामियाजा भुगता है, राजनीतिक स्तर पर भी भुगता है। तो ये इनकी जो सेवाएं हैं या इनका जो जुझारूपन है या इनकी, जैसा कि अभी भूपेंद्र जी ने कहा भी कि वो सफरर हैं, इस बात का सम्मान करते हुए तो उनको टिकट दिया ही है। दूसरा एक और कारण है कि वहां ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ तो वो राजेंद्र भारती ही लड़ सकते हैं। उनके पिता भी एमएलए रहे, राजेंद्र भारती एमएलए भी रह चुके, कई बार हार जीत भी चुके हैं। दूसरा जातिगत एक समीकरण भी है। जातिगत समीकरण ये है कि ये जो खुद तो राजेंद्र भारती चौरसिया समाज से आते हैं जिसके ज्यादा वोट नहीं है वहां, लेकिन वहां जो यादव मतदाता है उनकी बहुत बड़ी संख्या है और यादव मतदाताओं में राजेंद्र भारती की बहुत अच्छी पकड़ है। राजेंद्र भारती को उनका यादव अपना एक तरह से भांजा मानते हैं और भांजे को पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में एक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वो उस नाते से उनको पूरा का पूरा आदर सम्मान और चुनाव में समर्थन करते हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक राजेंद्र भारती के साथ रहता है। अगर हम देखेंगे तो पिछला चुनाव भी बड़े कड़े मुकाबले में मामूली केवल 2900 वोट से वो हार गए थे, जबकि उनके सामने नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता थे। तो उनके टिकट काटने का कोई वैसा औचित्य नहीं लग रहा था और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने बड़ा सोच समझकर ही डिसीजन लिया होगा। अब डिसीजन लेने के में इतने दिन की चूक क्यों हुई, अवधेश नायक को टिकट क्यों दिया गया और इसका प्रभाव अवधेश नायक के समर्थकों पर क्या पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के भी मान सम्मान की फर्क बात होती है। बिल्कुल। तो ये अभी देखना पड़ेगा।
बिल्कुल, ये तो खैर देखने वाली बात है। भूपेंद्र जी, अगर आपकी ओर रुख करूं और ये जानना चाहूंगी कि इंदौर भोपाल, क्योंकि इंदौर भोपाल काफी ज्यादा प्रमुख था और ऐसे में ये सवाल बन रहा है कि यहाँ पर आखिर कांग्रेस ने रणनीति क्या ली, जिसे नो रिस्क वाली रणनीति माना जा रहा है। आरिफ अकील बड़ा नाम था और उन्हीं की इच्छा पूरी की गई है यहाँ पर। देखिए, जहाँ जो है विवाद को कम से कम करने की जो कोशिश हुई है और जो विनेबिलिटी, जैसे इंदौर में पिंटू जोशी को टिकट दी गई है, वो महेश जोशी की एक बड़ी लीगेसी का वारिस है, उत्तराधिकारी, और उसकी अपना एक स्थान भी है। और यह भोपाल में भी जो आज परिस्थिति का निर्माण हुआ है, वो भी यहाँ पर जो है विरोध के स्वर मिनिमम हो जाएंगे। इसमें जो है कहीं पे भी परिस्थिति जो है ऐसी बन गई कि अब सारे नाम जो है स्पष्ट हैं, जनता भी इनको एक्सेप्टेड किए हुए, और जो एक जो धुंध थी वो भी छट गई है इससे। तो ये परिस्थिति सभी जगह का निर्माण किया गया है। आप सागर में भी देखें तो सागर में जो है बहू और जेठ आमने सामने, होशंगाबाद में दोनों भाइयों को आमने सामने रखा है। तो जो परिस्थिति चुनाव के दृष्टिकोण से जिसमें कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक एडवांटेज मिल सकता है, उस आधार पर निर्णय लिए गए। बहुत इसमें मेहनत है आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और हमारे जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस पर बड़ा परिश्रम किया है और कोशिश की है कि जो है न्यूनतम, आप देखें इतनी बड़ी सूची जारी होने के बाद, चाहे 144 की हो चाहे ये सूची जारी, जो एब्रेशन सामान्यता पार्टियों में होता है उसका कोई विरोध नहीं हुआ है। हमारी पार्टी के ने कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इसको स्वीकार किया है कि ये जो है सबसे अच्छी सूची है। बीजेपी तक मान रही है कि बहुत अच्छी सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है और उनके सामने चुनौती खड़ी की है। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, अगर बीजेपी के दिग्गजों की बात की जाए, बीजेपी के दिग्गज के सामने कांग्रेस ने किन पर भरोसा जताया, तो सबसे हॉट सीट दिमनी विधानसभा ही मानी जाती है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के बदले राजेंद्र सिंह तोमर पर भरोसा जताया गया है। क्या आप कुछ वजह माने यहाँ पर? तोमर कम्युनिटी में ये आप देखें, वहां पर जब आप परिस्थिति का आकलन करेंगी तो लोग जो है युवा चेहरे को पसंद कर रहे हैं और लोग सोचते हैं कि एक युवा को नया रास्ता मिलना चाहिए। तो उस दृष्टि से हमारा तोमर कैंडिडेट है, वो तोमर कैंडिडेट एक अच्छी फाइट वहां पर दे। बिल्कुल। देव श्रीमाली जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 3 ऐसे नाम हैं जो बदले गए हैं। पहली लिस्ट में उन 3 के नाम थे, बाद में दूसरी लिस्ट में उन सभी के नाम बदल दिए गए। पिछौर सबसे बड़े यहाँ पर कहानी वाले जगह मानी जा रही है। ऐसे में इस कहानी को समझना चाहेंगे। मैंने बताया आपको कि पिछोर में केपी सिंह हालांकि लगातार जीत रहे थे, लेकिन अगर हम पिछले 3 चुनाव देखेंगे जिसमें उनका मुकाबला बीजेपी ने प्रीतम सिंह लोधी से कराने की कोशिश की, तो पिछला जो चुनाव था वो बहुत ही मामूली अंतर से वो जीत पाए और स्वाभाविक तौर पर वहां जाति का ध्रुवीकरण होने लगा। क्योंकि पहले जो परिस्थितियां थी वो प्रीतम लोधी के जाने के बाद वहां बदल गई, क्योंकि पिछोर को लोधी बाहुल्य सीट माना जाता है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई भी है। और चूंकि वहां भैया साहब लोधी के बाद कोई आदमी मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि केपी सिंह की इमेज भी एक अच्छे दमदार कैंडिडेट की रही है और वो तो उनके खिलाफ भैया साहब लोधी जैसा सामान्य सीधा साधा आदमी नहीं चल पा रहा था। तो ग्वालियर से प्रीतम लोधी को शिफ्ट किया गया वहां। प्रीतम लोधी उमा भारती के बहुत नजदीक है, रिलेटिव भी हैं। यही वह कारण है कि उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की, प्रवचनों के बारे में बात भी की, पार्टी ने उनको निकाला भी और किया, कई जगह एफआईआर हुई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी से लग रहा था कि पार्टी जो है उनके सामने थोड़ा सा झुकी हुई है और उन्हें वापस लाएगी, क्योंकि उनको पिछोर की लड़ाई लड़ना है। और वो हुआ भी वही कि वो पिछोर में कैंडिडेट बनाए गए, पार्टी ने उनको वापस किया। तो पिछोर के लोधियों पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव उन्होंने बना लिया और एक नेटवर्किंग कर ली। बिल्कुल। लंबे समय तक केपी सिंह जी वहां रहे तो उनके खिलाफ माहौल भी क्रिएट हो गया है। केपी सिंह जी ये बात जानते भी थे और इसीलिए उन्होंने वहां की जगह शिवपुरी शिफ्ट होने के बारे में सोचा। बिल्कुल देव जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और भूपेंद्र जी से एक महत्वपूर्ण सवाल लेना है, क्योंकि बैतूल की अमला सीट एक अकेली सीट जो होल्ड पर है, क्या निशा बांगरे का इंतजार किया जा रहा है?
निश्चित रूप से आप देखिए कि निशा बांगड़े को जिस तरह से रोकने की ये सरकार कोशिश कर रही है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। और वो निशा बांगड़े अगर सरकार से अपना पद छोड़ना चाहती, इस्तीफा देना चाहती, सरकार उन्हें क्यों रोकना चाहती? अगर उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, 2 दिन का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो निश्चित रूप से वो हमारी उम्मीदवार होंगी। बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, एनडीटीवी को समय देने के लिए। देव श्रीमाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां यहाँ पर पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दी गई और इस लिस्ट को समझने की कोशिश की गई कि आखिर किस तरह से पार्टी ने अपना समीकरण बैठाया है। और अब आने वाले समय में ये भी जताने की कोशिश की गई कि कैसी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस बार का जो विधानसभा चुनाव है काफी ज्यादा रोचक दिखाई दे रहा है।